महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध, हम सब ने इसकी कहानियां सुनी हैं। इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। पर सवाल ये है कि ये आखिर कितना बड़ा था। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और इस अविश्वसनीय पैमाने को एक अलग ही नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, प्राचीन सैन्य गणना के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये युद्ध जिसकी हम बात कर रहे हैं सच में कितना विशाल था। मतलब इसका स्केल इतना बड़ा है कि वो लगभग मिथिकल यानी पौराणिक लगता है, और यही बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कुल कितने योद्धा लड़े थे, ये आंकड़ा देखिए, 39,36,600। जी हाँ, लगभग 40 लाख सैनिक। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। आज के जमाने में भी इतनी बड़ी संख्या की कल्पना करना मुश्किल है। यही वो स्केल है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। अब सोचिए, जब सेना इतनी विशाल हो तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? उसे मैनेज करना, उसे संगठित करना। तो सवाल ये उठता है कि उस जमाने में इतनी बड़ी फौज की गिनती कैसे होती थी, उन्हें व्यवस्थित कैसे किया जाता था? इसका जवाब छिपा है एक कमाल के सिस्टम में, और वो सिस्टम था अक्षौहिणी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये उन विशाल सेनाओं को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी कि उन्नत व्यवस्था थी, और यही इस पूरी गिनती की चाबी है। तो ये अक्षौहिणी सेना आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मिलिट्री यूनिट थी। मतलब इसमें रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक, इन सब की संख्या हमेशा एक तय अनुपात में होती थी। ये कोई यूं ही इकट्ठा की हुई भीड़ नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की गई सैन्य संरचना थी। और जो चीज इसे वाकई में दिलचस्प बनाती है वो है इसका गणितीय अनुपात, 1:1:3:5। हर एक रथ के लिए 1 हाथी, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक। ये बिल्कुल सटीक अनुपात हमें दिखाता है कि ये सैन्य इकाई कितनी मुनज़्ज़म और व्यवस्थित थी। अब देखिए, एक पूरी अक्षौहिणी सेना का निर्माण एकदम जमीनी स्तर से होता था। इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी बेसिक यूनिट से होती थी और फिर परत दर परत इसे बनाया जाता था, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका सिद्धांत बड़ा आसान है। सबसे छोटी इकाई है पत्ती। इसमें बस 1 रथ, 1 हाथी, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक होते हैं। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। हर अगली यूनिट जैसे सेनामुख, गुल्म, गण, पिछली वाली से ठीक 3 गुना बड़ी होती जाती है। और फिर आखिर में आती है सबसे बड़ी छलांग, अक्षौहिणी, जो अपनी पिछली यूनिट अंकिनी से 10 गुना बड़ी होती है। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यही सेना को इतना विशाल बना देती है। तो मतलब फंडा क्या है? ये एक मल्टीप्लायर सिस्टम है। एक छोटी यूनिट से शुरू करो, फिर हर लेवल पर उसे 3 से गुणा करते जाओ जब तक कि अंकिनी तक ना पहुंच जाओ, और फिर फाइनल स्टेप में उसे 10 से गुणा कर दो और बन गई एक पूरी अक्षौहिणी सेना। कितना सरल और कितना असरदार तरीका है। तो अब जब हम इस शानदार सिस्टम को समझ गए हैं, तो चलिए इसे असली युद्ध के मैदान पर लागू करके देखते हैं। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पांडवों के पास थी 7 अक्षौहिणी सेनाएं, जबकि कौरवों के पास थी पूरी 11। ये तो सीधे सीधे एक डेविड बनाम गोलियत वाली बात हो गई। मतलब एक कमजोर पक्ष और एक बहुत ताकतवर पक्ष की लड़ाई। संख्या के मामले में पांडव बहुत पीछे थे। और ये स्लाइड उस अंतर को और भी साफ कर देती है। पांडवों के पास 15 लाख से कुछ ज्यादा सैनिक थे, तो कौरवों के पास 24 लाख से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ सिर्फ गिनती का खेल नहीं था, ये सोच का भी खेल था। पांडवों का पूरा फोकस था बेहतर रणनीति और सैनिकों की तैनाती पर, जबकि कौरव अपनी भारी भरकम संख्या के दम पर ही जीतना चाहते थे। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल उठता है, जब संख्या का इतना बड़ा अंतर था तो पांडव आखिर जीतने में कामयाब कैसे हुए? और इसका जवाब छिपा है उनकी रणनीति में। तो पांडवों के तर्कश में कौन सी तीर थे? पहला, उनके प्रमुख योद्धा, अर्जुन जैसा महान धनुर्धर और भीम जैसा गदाधारी। दूसरा, उनके व्यूह रचना की कला, जिससे वे बड़ी सेना को भी फंसा सकते थे। और सबसे बढ़कर कृष्ण का रणनीतिक मार्गदर्शन, जो हर कदम पर उनके साथ था। मतलब उनकी सेना छोटी जरूर थी, पर कहीं ज्यादा कुशल और बेहतर कोऑर्डिनेशन वाली थी। वहीं दूसरी तरफ
कौरवों का प्लान एकदम सीधा और सरल था। अपनी विशाल सेना का इस्तेमाल करो, पांडवों को चारों तरफ से घेरो और कुचल दो। उनके पास भीष्म और द्रोण जैसे महान सेनापति थे और उनकी रणनीति शुरुआत से बहुत आक्रामक थी, ताकि पांडवों का हौसला तोड़ा जा सके। तो कुरुक्षेत्र युद्ध की इस पूरी सैन्य गणना से हमें क्या सबक मिलता है? ये एक ऐसा सबक है जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही सच है जितना तब था। और जैसा कि रिसर्च पेपर का निष्कर्ष भी सीधे तौर पर यही कहता है कि सिर्फ सैनिकों की संख्या ज्यादा होने से जीत पक्की नहीं हो जाती, और पांडवों की जीत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये प्राचीन सैन्य सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर मैनेजमेंट की दुनिया में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी तो यही कहता है कि प्रोडक्ट की संख्या से ज्यादा उसकी क्वालिटी पर ध्यान दो। तो एक तरह से ये उसी प्राचीन सोच का एक आधुनिक रूप है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, चाहे वो बिजनेस हो, खेल हो या हमारी अपनी जिंदगी के प्रोजेक्ट्स हों, ऐसी और कौन सी जगह हैं जहां एक बेहतरीन रणनीति एक बड़ी टीम होने से ज्यादा मायने रखती है? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?